अच्छा सोचिए साल 2020 है। हाँ मीरा नायर की वो जो मशहूर वेब सीरीज है अ सूटेबल बॉय, हाँ उसकी शूटिंग चल रही है लखनऊ के एक बहुत पुराने आलीशान घर में। ओएल हाउस। बिल्कुल ओएल हाउस में। और क्रू को मतलब किसी भी अजीब बात का कोई अंदाजा ही नहीं था। लेकिन अगर वो उस घर की दीवारों में दफन 100 साल पुरानी कहानी जानते ना, तो शायद रात में वहां अकेले रुकने की हिम्मत भी नहीं करते। सही बात है। और देखिए यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और उलझा हुआ सवाल है। एक ही घर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां ब्रिटिश सैनिकों की बिना सर वाली आत्माएं भटकती हैं, जहां एक बच्चे की रहस्यमयी मौत हो गई थी। हाँ, और वहां एक पूरी फिल्म यूनिट महीनों तक काम करती है और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। तो क्या वो सारी कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत थीं या फिर आत्माओं ने अपनी आदतें बदल ली है? आज हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से ली गई है जो हमें लखनऊ के इसी ओल हाउस की कहानी बताती है। और ये कहानी शुरू होती है भारत की आजादी के ठीक बाद। हाँ, जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वीरेंद्र शर्मा अपने परिवार के साथ इस घर में रहने आए थे। उनके लिए तो ये एक सपनों का घर था। उस समय भी 100 साल से ज्यादा पुराना, लेकिन बहुत शानदार। हाँ, बड़े बड़े कमरे, एक विशाल आंगन, और उसके ठीक बीच में एक कुआं, मतलब एक परफेक्ट फैमिली होम जैसा लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस कुएं में एक खूनी इतिहास दफन था। तो परिवार ने खुशी खुशी उस घर को अपना लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें एक अजीब सी बात महसूस होने लगी। क्या? जब भी वो घर से अंदर बाहर जाते तो आस पड़ोस के लोग उन्हें घूरने लगते थे। अच्छा। हाँ, और उनकी नजरों में एक अजीब सा डर और चेतावनी का भाव होता था। तो शर्मा परिवार ने सोचा शायद इतने बड़े घर में रहने की वजह से लोग उनसे जलते होंगे, और उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। हाँ, और देखिए यहीं से कहानी में वो एक मनोवैज्ञानिक तनाव बनना शुरू होता है। सही है। अक्सर ऐसी कहानियों की शुरुआत सीधी सीधी किसी भूत प्रेत से नहीं होती, पहले वो एक इंसानी बर्ताव से होती है। ये जो सामाजिक अलगाव है ना, ये एक तरह का दबाव बनाता है। हाँ, मतलब परिवार को लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है। बिल्कुल, और ये भावना उन्हें बाहरी दुनिया से काटकर उस घर की चारदीवारी में और अकेला कर देती है। सही कहा। वो पहले से ही एक अनजाने डर के माहौल में जी रहे थे, और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वीरेंद्र शर्मा आधी रात को पानी पीने के लिए उठे और किचन की तरफ गए, और किचन की खिड़की से आंगन और वो कुआं साफ दिखता था। अच्छा। उन्होंने देखा कि उनका 10 साल का बेटा विवेक कुएं के पास खड़ा है और उसमें पत्थर फेंक रहा है। आधी रात में? ये तो किसी भी मतलब बाप के लिए चिंता की बात थी। बिल्कुल। उन्होंने खिड़की से ही जोर से चिल्लाकर उसे डांटा, विवेक, इतनी रात में वहां क्या कर रहे हो? ऊपर आकर सो जाओ। उन्हें लगा बेटा बात सुनकर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ मुड़े, कुएं में पत्थर गिरने की आवाज फिर से आई। ओहो। वो गुस्से में भागकर नीचे आंगन में गए, पर वहां कोई नहीं था। एकदम सन्नाटा। कोई भी नहीं। कोई नहीं। वो वापस ऊपर आए और तीसरी बार वही आवाज। इस बार उन्होंने सोचा कि विवेक शायद शरारत कर रहा है और कहीं छिप गया होगा, तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और सोने चले गए। यहाँ एक साधारण सी घटना एक रहस्य में बदल रही है, पर असली उलझन तो अगली सुबह शुरू हुई होगी। हाँ, अगली सुबह नाश्ते पर वीरेंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, हमें विवेक को समझाना पड़ेगा, रात भर कुएं में पत्थर फेंक रहा था। और पत्नी का रिएक्शन क्या था? वो तो हैरान रह गई, बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? विवेक तो मतलब रात भर अपने कमरे में सो रहा था, मैं खुद उसे देख कर आई हूं। और तभी विवेक भी वहां आ गया। बोला, हाँ पापा, मैंने पत्थर फेंके थे, लेकिन दोपहर में, रात में तो मैं 11 बजे ही सो गया था। अब देखिए कहानी कैसे घूमती है। पिता को लगता है कि बेटा बाहर था, माँ को यकीन है कि बेटा अंदर था, और बेटा कहता है कि वो था तो सही, पर दिन में, रात में नहीं। हाँ, मतलब यहाँ किसी की भी बात पर यकीन करना मुश्किल है। सच क्या है और वहम क्या, ये तय करना ही मुश्किल हो गया। बिल्कुल। अब सवाल ये नहीं है कि पत्थर कौन फेंक रहा है, सवाल ये बन गया है कि सच क्या है और वो वहम क्या है। उस रात वीरेंद्र ठीक से सो नहीं पाए। अगली रात वो जानबूझकर उसी समय उठे और सीधा किचन की खिड़की के पास गए, और मंजर वही था। विवेक कुएं के पास खड़ा था और चुपचाप उसमें पत्थर फेंक रहा था। इस बार उन्होंने एक होशियारी का काम किया होगा। हाँ, वो नीचे आंगन में जाने के बजाय सीधा विवेक के कमरे की तरफ भागे। और कमरा? और उन्होंने देखा कि कमरा खाली है, बिस्तर खाली था, विवेक वहां था ही नहीं। अब उन्हें यकीन हो गया कि जो भी है वो नीचे आंगन में ही है। तो वो नीचे गए? हाँ, भागते हुए नीचे गए और विवेक से पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को? इस बार विवेक ने कोई बहस नहीं की, उसने बस एक ऐसा जवाब दिया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। हाँ, उसने कहा, मैं उन्हें जगाने आया हूं। ये लाइन ही इस कहानी का दिल है। मैं उन्हें जगाने आया हूं। एक 10 साल का बच्चा ऐसा क्यों कहेगा? किसे जगाने? वीरेंद्र ने भी यही पूछा, किसे जगाने आया है? विवेक ने चुपचाप कुएं की तरफ इशारा किया और कहा, अंदर देखिए। ओह। कांपते हुए वीरेंद्र ने जब कुएं में झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं के अंदर पानी नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सैनिकों की सरकटी लाशों का ढेर लगा हुआ था। हे भगवान। एक दो नहीं, ढेरों लाशें। ये खौफनाक मंजर देखते ही विवेक वहीं बेहोश हो गया। यहाँ आके कहानी का वो जो वहम वाला हिस्सा है वो खत्म हो जाता है और एक भयानक अलौकिक सच सामने आ जाता है। लेकिन इसके बाद जो विवेक ने बताया, मुझे लगता है वो लाशों को देखने से भी ज्यादा डरावना था। हाँ, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक भूत होता जो डरा रहा होता तो लड़का उससे डरकर भाग जाता,
लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था। क्या बताया उसने? वीरेंद्र उसे उठाकर अंदर लाए, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। जब विवेक को होश आया तो उसने कबूल किया कि घर में आने के कुछ दिन बाद ही उसे एक बिना सर वाला ब्रिटिश अफसर दिखाई देने लगा था। और उस आत्मा ने उसे डराया नहीं, बल्कि उसे एक काम सौंपा। बिल्कुल। उस रूह ने विवेक से कहा था, तुमने पत्थर फेंककर हमें जगाया है, अब हमें इस कुएं से बाहर निकालना भी तुम्हारा ही काम है। बाप रे। विवेक ने बताया कि उसे उस आत्मा की बात मानने में अजीब सी खुशी मिल रही थी, और सबसे अजीब बात, उसने कहा कि उसे उस ब्रिटिश अफसर में अपना चेहरा दिखने लगा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी कहानियों में कब्जा या जिसे पोजेशन कहते हैं, वो कभी अचानक नहीं होता। हाँ, वो धीरे धीरे होता है। हाँ, जैसा विवेक के साथ हुआ। वो कहता है कि उसे आत्मा की बात मानने में खुशी मिल रही थी। इसे मनोविज्ञान में फोलिया आ दो या साझा मनोविकृति के एक अलौकिक रूप की तरह देखा जा सकता है, जहां पीड़ित धीरे धीरे हमलावर की पहचान को अपना समझने लगता है। अच्छा, उसका ये कहना कि उसे अफसर में अपना चेहरा दिखने लगा था, इसी मानसिक विलय की तरफ इशारा करता है। मतलब वो अपनी पहचान खो रहा था, और उसे एक आखिरी चेतावनी भी मिली थी। उन आत्माओं ने कहा था कि अगर वो काम पूरा नहीं कर पाया तो वो उसे मार डालेंगी। उस बच्चे पर कितना दबाव होगा, एक तरफ कुआं और बिना सर वाली आत्माएं, और दूसरी तरफ अपनी जान का खतरा। ये तो किसी भी बच्चे के लिए एक भयानक जाल है। हाँ, और इन घटनाओं के बाद जाहिर है विवेक की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तो अब परेशान होकर वीरेंद्र ने उन पड़ोसियों से बात करने का फैसला किया होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने आखिरकार उन्हें उस घर का भयानक इतिहास बताया। उसने बताया कि ये बात 1857 के विद्रोह की है। अच्छा, 1857 की? हाँ, जब लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के सिपाहियों ने गुस्से में आकर कई ब्रिटिश सैनिकों के सर कलम करके उनकी लाशें इसी कुएं में फेंक दी थी। यहाँ एक छोटी सी तो दिलचस्प बात है। हमारे स्रोत में इस घटना का साल 1817 बताया गया है, जबकि ये 1857 के गदर से ज्यादा मिलती जुलती लगती है। हाँ, ये एक अजीब कंफ्यूजन है। क्या ये मुमकिन है कि लोक कथाओं में समय के साथ ऐसी घटनाएं आपस में मिल जाती हैं? बिल्कुल। इसे हिस्टोरिकल कॉन्फ्लेशन या ऐतिहासिक विलय कहते हैं। लोगों के लिए एक बड़ी जानी मानी घटना जैसे 1857 का विद्रोह, उसको याद रखना ज्यादा आसान होता है। सही है। हो सकता है 1817 में कोई छोटी मोटी स्थानीय झड़प हुई हो, जिसकी यादें बाद में 1857 के बड़े विद्रोह की ज्यादा नाटकीय कहानियों में घुल मिल गईं। ये लोक कथाओं को और ज्यादा असरदार बना देता है। सही कहा। तो उस पड़ोसी ने वीरेंद्र को चिताया। उसने कहा, वो आत्माएं 100 सालों से सो रही थीं, लेकिन आपके बेटे के पत्थर फेंकने से वो जाग गई हैं। आप जिस घर में रह रहे हैं, वहां आप अकेले नहीं हैं। आप ब्रिटिश सैनिकों की बेचैन आत्माओं के बीच में रह रहे हैं। ये सुनकर तो वीरेंद्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा होगा। नहीं, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा, अगर लाशें कुएं में थीं तो उन्हें किसी ने इतने सालों में निकाला क्यों नहीं? क्या किसी को पता नहीं था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक, विद्रोह के बाद की अफरा तफरी में इस घटना को या तो दबा दिया गया या भुला दिया गया। अक्सर सामूहिक कब्रों का यही हश्र होता है। हाँ। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि लोगों को पता हो और इसीलिए कोई उस कुएं के पास नहीं जाता था और उस घर को मनहूस माना जाता था। हो सकता है। तो वीरेंद्र ने हर तरह की मेडिकल कोशिश की, लेकिन विवेक को बचाया नहीं जा सका और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। परिवार को अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि ये घर श्रापित है। इसके बाद परिवार ने वही कदम उठाया जो ऐसी कहानियों में अक्सर देखने को मिलता है। उन्होंने एक पंडित को बुलाया होगा। हाँ, एक पंडित को बुलाया जिसने कुएं के पास पूजा पाठ और मंत्रोच्चार करके उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। एक तरह से उस बुराई को भौतिक रूप से कैद करने की कोशिश की। सही है। और इसके तुरंत बाद वीरेंद्र और उनकी पत्नी वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पड़ोसियों का कहना था कि शर्मा परिवार के जाने के बाद भी अजीब घटनाएं बंद नहीं हुई, बल्कि अब वो और बढ़ गई थी। और बढ़ गई कैसे? अब उन्हें न सिर्फ ब्रिटिश सैनिकों के रोने और चीखने की आवाजें आती थी, बल्कि हर रात उस बंद कुएं के पास एक छोटे लड़के की आत्मा भी दिखती थी। विवेक की आत्मा? हाँ, जो बंद कुएं में पत्थर फेंकती रहती थी। यानी विवेक की आत्मा भी वहीं फंस गई थी। वो उसी काम को दोहरा रही थी जो उसकी मौत की वजह बना। और ये हमें कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर वापस लाता है, वेब सीरीज की शूटिंग। अगर ये सब सच था तो 2020 में इतने सारे लोगों को कुछ भी महसूस क्यों नहीं हुआ? ये वाकई हैरान करने वाली बात है। क्या वो पंडित की पूजा काम कर गई थी, या कहानी को समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया? देखिए, यहाँ एक और थ्योरी हो सकती है। पैरानॉर्मल रिसर्च में एक कॉन्सेप्ट होता है रेसिडुअल हॉन्टिंग का। रेसिडुअल हॉन्टिंग, ये क्या होता है? मतलब ये कि वहाँ कोई सोचने समझने वाली आत्मा नहीं है जो लोगों से बात करती है, बल्कि उस जगह पर एक दर्दनाक घटना की ऊर्जा एक छापे या निशान की तरह रह गई है। अच्छा। ये एक पुरानी फिल्म की रील की तरह है जो सही हालात मिलने पर बार बार एक ही जगह पर प्ले होती रहती है। तो आपका मतलब है कि विवेक ने जो देखा वो कोई भूत नहीं, बल्कि उसी खूनी रात का एक रीरन था? हो सकता है। और ऐसी रेसिडुअल ऊर्जा अक्सर तब महसूस होती है जब जगह शांत और खाली हो। और एक फिल्म यूनिट में तो? बिल्कुल। एक बड़ी फिल्म यूनिट की चहल पहल, शोर शराबा, लाइट्स, हो सकता है कि इस सब ने उस प्लेबैक के लिए जरूरी माहौल को ही खत्म कर दिया हो।
आत्माएं शांत नहीं हुई, बस उनकी फिल्म चलाने वाला प्रोजेक्टर कुछ समय के लिए बंद हो गया। तो ये थी लखनऊ के ओवल हाउस की कहानी। एक परिवार के सपनों का घर, एक बच्चे की मासूम शरारत जो एक भयानक जुनून में बदल गई। 100 साल पुराना एक खूनी इतिहास और एक अनसुलझा आधुनिक रहस्य। ये कहानी इस एक बड़ी दिलचस्प बात की तरफ इशारा करती है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है, जी। कि कैसे पुरानी जगहों पर अतीत की घटनाओं का असर बाकी रह जाता है, वो ऊर्जा वहीं ठहर जाती है। और जब कोई नया अनजान व्यक्ति उस जगह पर आता है तो वो अनजाने में उन सोई हुई तरंगों को छेड़ सकता है। बिल्कुल, जैसा कि शायद विवेक के साथ हुआ। ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे आसपास की साधारण दिखने वाली जगहों, पुराने घरों और कुओं में कितने अनकहे इतिहास दबे हो सकते हैं। और क्या वे वाकई हमेशा के लिए सो रहे हैं या बस किसी के उन्हें जगाने का इंतजार कर रहे हैं।